जनक के जीवन में जो तूफान आया था उसने उसकी मासूमियत और भरोसे को जैसे तहस-नहस कर दिया था। एक पल जहां वह ऋषि की दुल्हन बनकर उसके साथ शहर आई थी, वहीं अगले ही पल वह खुद को एक नौकरानी के रूप में उस घर में पाती है। ऋषि ने जब उससे कहा था कि वह उसे अपने घर ले जा रहा है, तो जनक ने यह नहीं सोचा था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बनने वाला है। ऋषि ने न केवल जनक से शादी की बात छिपाई बल्कि उसे घर वालों से नौकरानी के रूप में मिलवाया, जिससे जनक का दिल पूरी तरह टूट गया। जब जनक ऋषि के घर पहुंची तो वह हर किसी को सम्मान से मिली। उसकी आंखों में एक नए घर की उम्मीद थी, लेकिन उसे देखकर ऋषि का पूरा परिवार थोड़ा चौंक गया। उनकी नजरें जनक के कपड़ों से लेकर उसके लहजे तक को परख रही थीं। कोई पूछ रहा था कि वह गांव से आई है, तो कोई हैरान था कि इतने दूर उसे किसने भेजा। एक महिला ने जनक से यहाँ तक कह दिया कि गांव में तो लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है, तो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ऐसे शहर कैसे भेज दिया। जनक इन सवालों से थोड़ा असहज तो हुई, लेकिन उसने बड़ी होशियारी से अपनी बातों को घुमा दिया और खुद को संभाले रखा। पर सबसे ज्यादा बेचैनी ऋषि को हो रही थी। वह हर उस पल से डर रहा था कि कहीं जनक सच ना बोल दे। उसे पता था कि जनक का स्वभाव ऐसा नहीं है जो लंबे समय तक बातें छिपा सके। वह बातों को अपने मन में रखने वालों में से नहीं थी। वह जिसे पसंद करती, उसके साथ दिल खोलकर सब कुछ साझा करती थी। ऋषि को डर था कि जनक कहीं अचानक सबके सामने यह ना कह दे कि वह उसकी पत्नी है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसकी और अदिति की शादी की तैयारी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। ऋषि के मन में अदिति को लेकर बेहद गहरा प्यार था। वह उसे खोना नहीं चाहता था। हालांकि उसने जनक से शादी की थी, लेकिन वह इसे एक मजबूरी मानता था, एक ऐसा रिश्ता जिसे उसने हालातों के दबाव में कबूल किया था। वह चाहता था कि अदिति के साथ उसका भविष्य सुरक्षित रहे, और जनक की सच्चाई इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती थी। इसलिए उसने जनक को सख्त ताकीद दी थी कि वह किसी से भी कुछ न कहे। जनक ने जब पहली बार खुद को घर के कामों में लगा पाया तो उसे अपनी माँ की बातें याद आईं, अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो खुद को कमजोर मत समझना। मेहनत करो लेकिन खुद को मिटाओ मत। यही सोचकर वह चुपचाप काम करती रही बिना शिकायत किए। पर अंदर ही अंदर वह टूट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दोष क्या था। उसने तो सिर्फ ऋषि पर भरोसा किया था, तो बदले में उसे यह अपमान क्यों मिला। एक दिन जब घर की बड़ी महिला जनक से यह पूछती है कि वह गांव में क्या करती थी, तो जनक जवाब देती है कि वह पढ़ाई कर रही थी और माँ के साथ घर संभालती थी। महिला फिर से पूछती है, तो तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या। जनक का चेहरा थोड़ी देर के लिए सफेद पड़ जाता है। वह सोचती है कि क्या सच बता दे या फिर झूठ से काम चलाए, लेकिन तभी ऋषि बीच में आ जाता है और बात को बदल देता है। वह कहता है कि जनक अभी बहुत छोटी है, शादी की बात तो बहुत दूर है। यह सुनकर जनक उसकी तरफ देखती है, एक ऐसी नजर से जिसमें नाराजगी और बेबसी दोनों थी। ऋषि को इस बात का अंदाजा था कि उसने जनक के साथ गलत किया है, लेकिन वह अब पीछे नहीं हट सकता था। उसके पास अब सिर्फ दो विकल्प थे, या तो सबको सच बता दे और अदिति को खो दे, या फिर जनक को इस सच्चाई के बोझ तले दबाकर चुप रखे। उसने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन वह जानता था कि यह ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। जनक की सच्चाई उसकी मासूम आंखों से कभी भी बाहर आ सकती है। इस सब के बीच जनक खुद को इस रिश्ते में बंदी जैसा महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने अस्तित्व के लिए लड़े या फिर उस रिश्ते को निभाए जो शायद सिर्फ कागज पर बचा था। वह कई बार सोचती कि वह अपने गांव लौट जाए, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बातें याद आती थीं, हर परिस्थिति से लड़कर ही एक औरत मजबूत बनती है। अब सवाल यह था कि क्या जनक इस बार भी चुप रहेगी? क्या वह ऋषि के झूठ को और बर्दाश्त करेगी? या फिर एक दिन ऐसा आएगा जब वह सबके सामने खड़ी होकर कहेगी, मैं ऋषि की पत्नी हूँ और यह रिश्ता मैंने अकेले नहीं निभाया। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा, लेकिन एक बात तय है, जनक अब पहले जैसी भोली नहीं रही। वो सच्चाई के करीब है और जब वो बोलेगी तो शायद ऋषि के पूरे घर की नींव हिल जाएगी।
बिल्कुल, यहाँ प्रस्तुत है कहानी झनक के दूसरे भाग का रिक्रिएटेड, यूनिक और क्रमबद्ध रूप, जो पहले भाग के बिल्कुल बाद की घटनाओं को विस्तार और गहराई के साथ आगे बढ़ाता है और 800 शब्दों से अधिक है। ऋषि भले ही झनक को अपने साथ शहर ले आया हो, लेकिन उसके दिल में उसके लिए कोई मोहब्बत बाकी नहीं थी। उसका मकसद सिर्फ एक था, अदिति के साथ अपनी जिंदगी बसाना और झनक को बस किसी बोझ की तरह झेलना। लेकिन झनक का जीवन अब एक बार फिर जटिल मोड़ पर आ गया था। ऋषि जानता था कि अगर वह झनक को इस वक्त छोड़ देगा तो गुंडे उसे ढूंढ लेंगे और फिर वह अपनी और अदिति की जिंदगी भी खतरे में डाल देगा। इसीलिए वह मजबूरी में उसे अपने साथ रखे हुए था, लेकिन उसके मन में झनक के लिए कोई इज्जत नहीं बची थी। उधर एक नए मोड़ पर कहानी तब जाती है जब अर्शी, जो ऋषि की नजदीकी है, पहली बार झनक से आमने सामने टकराती है। वह झनक का नाम सुनते ही जैसे आग बबूला हो जाती है। उसकी आंखों में झनक के लिए नफरत साफ झलकती है। अर्शी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिससे वह इतनी नफरत कर रही है वही झनक उसकी ही बहन है। दरअसल यह किसी को भी नहीं पता कि झनक ही वह लड़की है जिसकी बेटी को कोलकाता में पैदा होते ही उससे अलग कर दिया गया था और जिसे बाद में शहर में किसी और पहचान से पाला गया। जब अर्शी पहली बार झनक से मिलती है तो उसका बर्ताव बेहद रूखा होता है। वह न सिर्फ झनक से ताना मारती है बल्कि उसकी मौजूदगी को तुच्छ समझती है। उसके शब्दों में इतनी कड़वाहट होती है कि वहां खड़े ऋषि तक हैरान रह जाते हैं। वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर अर्शी, जो झनक को जानती भी नहीं, इतनी तल्खी से क्यों बात कर रही है। लेकिन झनक, जो अब तक बहुत कुछ झेल चुकी है, अर्शी की बातों को दिल से नहीं लगाती। वह अपने ही चुलबुले और तेज तर्रार अंदाज में जवाब देती है जो वहां मौजूद लोगों को चौंका देता है। ऋषि के दिमाग में यह बात लगातार घूमती रहती है कि कहीं झनक और अर्शी के बीच कोई पुराना कनेक्शन तो नहीं। क्या अर्शी को कहीं से कुछ भनक लग गई है? लेकिन अर्शी खुद भी नहीं जानती कि वह जिससे इतनी नफरत करती है वही उसकी मां है। एक अजीब इत्तेफाक था कि जिस लड़की को अर्शी अपनी सबसे बड़ी दुश्मन समझ रही थी, वही लड़की उसकी जिंदगी की शुरुआत का कारण थी। यहाँ दर्शकों को एक गहरा पैरेलल देखने को मिलता है। जो कुछ सालों पहले झनक की मां के साथ हुआ था, अब वही कहानी खुद झनक के साथ दोहराई जा रही थी। उसकी मां को भी एक समय अपने ससुराल में नौकरानी की तरह रखा गया था। उसका रिश्ता भी समाज के डर और रिश्तों की राजनीति की भेंट चढ़ गया था। अब वही झनक उसी संघर्ष से गुजर रही थी। फर्क बस इतना था कि झनक की मां टूट गई थी, लेकिन झनक हर मोड़ पर और मजबूत होती जा रही थी। अर्शी, जो खुद को समाज में एक खास मुकाम पर समझती थी, उसे यह हजम ही नहीं हो रहा था कि कोई गांव की लड़की इतने आत्मविश्वास से उसके सामने खड़ी हो सकती है। वह बार बार झनक को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन झनक हर बार मुस्कुराकर उसका सामना करती है। उसकी मुस्कान अर्शी को और परेशान करती है और वह सोचने लगती है कि आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो उसे कमजोर नहीं बनाता। ऋषि अब दो तरफा संकट में फंसा हुआ था। एक तरफ अदिति की सगाई का दिन नजदीक आ रहा था, दूसरी तरफ झनक और उसके बीच का सच हर वक्त बाहर आने को आतुर लग रहा था। वह जानता था कि जिस दिन यह सच बाहर आ जाएगा वह सब कुछ खो देगा, अदिति, उसका परिवार और उसकी सामाजिक इमेज। इसी तनाव के बीच कहानी एक बड़े मोड़ पर पहुंचती है। ऋषि और अदिति की सगाई की तैयारी अपने चरम पर होती है। घर में रौनक है, मेहमान आ चुके हैं और झनक को खासतौर पर सगाई की रस्मों से दूर रखा गया है। वह किचन में काम में व्यस्त है, लेकिन उसका दिल भीतर ही भीतर टूट रहा है। उसी इंसान की सगाई हो रही है जिससे उसने शादी की थी और आज वह किसी और को अंगूठी पहनाने जा रहा है। लेकिन नेति को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही सगाई की रस्म शुरू होती है, अचानक वहां एक पंडित आता है जो पहले से झनक और ऋषि की शादी की पूजा करवा चुका होता है। वह गलती से ऋषि को पहचान लेता है और कह बैठता है, पंडित जी, आपने तो इस लड़के की शादी तो पहले ही करवा दी थी ना, यही तो वो जोड़ा है। वह झनक की ओर इशारा करता है। सन्नाटा छा जाता है। सभी की निगाहें झनक और ऋषि पर टिक जाती हैं।
अदिति जो सगाई की पोशाक में खड़ी थी, उसके चेहरे से रंग उड़ जाता है। ऋषि घबरा जाता है और पंडित को कुछ कहने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अर्शी भी हैरान हो जाती है और झनक की ओर घूरकर देखती है। उसके चेहरे पर सवाल और शक की लकीरें उभरने लगती हैं। झनक, जो अब तक चुप थी, धीरे धीरे वहां मौजूद भीड़ के सामने आकर खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह मजबूती से खड़ी होती है। शायद यह वही पल था जब उसकी चुप्पी टूटने वाली थी। शायद अब वक्त था उस सच्चाई के सामने आने का, जिसे ऋषि अब तक छिपाता आया था। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई थी जहां से कोई वापसी नहीं थी। रिश्ते टूटने वाले थे, सच सामने आने वाला था, और सबसे बढ़कर झनक अब खामोश नहीं रहने वाली थी।